औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप शाद न्यूज़ से नासिर अब्बासी हाज़िर हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आज हम मौजूद हैं मलिक जमील हुसैन साहब के साथ। साबिक़ा MNA के हमारे उम्मीदवार थे और मुतवक्के भी उम्मीदवार हैं। नाज़रीन, हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर रोज़ाना नई नई चेंजेस आ रही हैं, नई नई तब्दीलियाँ आ रही हैं और लोग जो हैं वो अपने जो उनकी जो जिस्म का हिस्सा उनका मुतासिर है उस हिस्से को लेके रो रहे हैं। हम सारे के सारे लोग अपने अपने ज़ख्मों को सामने रख के रो रहे हैं, लेकिन आज तक हमने उन ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए कोई इलाज दरियाफ्त नहीं किया। और ये इलाज हमारा वोटर दरियाफ्त करेगा, ये इलाज हम खुद दरियाफ्त करेंगे। और ये इलाज दरियाफ्त करने के लिए जो मर्द मुजाहिद इस वक्त मैदान के अंदर आएगा और जब वो हमारी बात करेगा, जब हम उसके पीछे चलेंगे, तब हम एक कौम कहलाएंगे, तब हम इस हजूम वाले लफ्ज़ से बाहर निकलेंगे। और जब हम एक कौम बनेंगे तो हमारे मसाइल अल्लाह रब्बुल आलमीन हल करेगा। मलिक जमील साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी गुनागो मसरूफियात में से हमें टाइम दिया। मलिक साहब, आज जो एबटाबाद की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की हम हालत देख रहे हैं, महंगाई ने ऐसा सर उठा लिया है कि अब गरीब के लिए जीना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, नामुमकिन के करीब पहुंच गया है। तो अब रोजगार भी नहीं है लोगों के पास। आप क्या समझते हैं कि अब कैसे सरवाइव कर सकता है मुल्क? के लिए क्या करना चाहिए कि मुल्क आगे सरवाइव कर जाए? शुक्रिया नासिर भाई साहब। बात यह है जी कि महंगाई है, इसमें तो कुछ शक नहीं है। ये महंगाई यहाँ तक क्यों पहुँची है, इसके कौन से फैक्टर्स थे इसके पीछे, और आज ये इतना जो है मुआशरे का तकरीबन हर बंदा जो है, भले उसका ताल्लुक किसी भी कम्युनिटी के साथ हो, किसी भी सिस्टम के साथ हो, वो हर आदमी आज इस महंगाई के हाथों परेशान है। तो ये तो आपको पता है कि ये बीमारी अचानक नहीं दबोचती होती, उसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री होती है, उसके पीछे नेग्लिजेंस होती है, उसके पीछे काम नहीं किया जाता, कमज़ोर पॉलिसीज़ होती हैं। और जब ये जो है वायरस और ये बैक्टीरिया जमा होते होते जब ये हमला करते हैं तो फिर ये नताइज सामने आते हैं। आज बेरोज़गारी इसलिए है, इंडस्ट्रीज़ आपकी लग नहीं रही, जो लगी हुई हैं वो पिछले 11-12 साल से ग्रेजुअली, अगर आप 2009 से उठा लें, उस वक़्त आपकी प्राइम इंडस्ट्रीज यहाँ से बांग्लादेश शिफ्ट हो गई थी। उस वक़्त शायद पीपल पार्टी का दौर था। उसके बाद करते कराते फिर जो है नून वाले आए, फिर पीछे PTI 4 साल तकरीबन 3 साल 8 महीने के गुजार गए। तो वो जो नज़ला ज़ुकाम उस वक़्त जो फैला था, तो वो जब आप किसी इंडस्ट्री को लगने नहीं देंगे, लोगों को इन्वेस्टमेंट जब वो करना चाहते हैं उनको कारोबार नहीं करने देंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट को तो आप फेस करेंगे। अभी देखें कि लम या फ़िक्रा पिछले 15-16 साल से ये नज़दीक आप देख लो, तो हमारा पढ़ा लिखा नौजवान, जिसके ऊपर अल्लाह की रहमत से अल्लाह ने बड़ा खुद कफील किया, पूरी दुनिया में इस वक्त नौजवान बच्चों की जो है वो तादाद इस मुल्क में बहुत ज़्यादा है। फिर आपका जो है एजुकेशन का भी एक जो है वो परसेंटेज ख्वानगी की भी बड़ी है। टेक्निकल एजुकेशन डेफिनेटली थी। तो जब इंडस्ट्रीज़ कोलैप्स करनी शुरू हुई, प्राइवेट सेक्टर आपका 70% से ज़्यादा बर्डन मुआशरे का उठाता है। हर आदमी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, तो वो जो 70% से ज़्यादा बर्डन उठाने वाले जो प्रोजेक्ट्स थे वो तो है ही मुल्क में, लगे ही नहीं हैं, और जो लगे हैं वो बंद हो रहे हैं। तो जब बेरोज़गारी की शरह हुई, आज आप एक घर की मिसाल ले लें कि घर में एक फादर के अलावा अगर 2 बेटे उसके हैं या 4 हैं, उसने उनको मजबूरी से पढ़ाया, पेट काटा, उसमें से कईयों ने एजुकेशन कंप्लीट की, दरख्वास्तें देते देते और एज हो गए और कुछ बॉर्डर लाइन पे। ये चीज़ें तो हमें वैसे में हमारे साथ ही चल रही हैं। अब इस चीज़ को टैकल कैसे करना है? अब टैकल करना जो है, देखिए
थिंक टैंक्स होते हैं, उसके साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, फिर उसके बाद जो है आपके जॉइंट एडवेंचर्स होते हैं, उसमें आपका प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स ये मिल के जो है इन चीज़ों को लेके आगे जाते हैं, देखते हैं, पर एनम ग्रोथ को देख रहे होते हैं कि भाई हम लोग की ग्रोथ की परसेंटेज क्या चल रही है, या इन जो है ये 22 करोड़ लोगों को हमने संभालना कैसे है। तो ये सारी चीज़ें बीच में ठीक है, ये कोरोना आए, पूरी दुनिया में एक क्रंच हुआ, डेफिनेटली बिजनेस प्रेशर्स में आए, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी इकानमीज डिस्टर्ब हुई हैं, लेकिन ये कुछ पूरी दुनिया में नहीं होगा जी जिस शेडो के पीछे हम लोग या हमारे जैसे बहुत सारे वो थिंक टैंक जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं उसमें छुपने की कोशिश करें, ये मुनासिब नहीं है। ये इंडिकेट कर रहा है कि इन्होंने प्री प्लान कुछ भी नहीं किया, इनकी पॉलिसीज़ इतनी बीमार और इतनी अफसरदा थी और इतने जो है इन्होंने परेशान कौन हालात डेवलप किए हैं। अपने तो इन लोगों को आप इन पॉलिटिशियंस को देख लें, इनके अपने हालात बेहतर हुए हैं, इनकी ज़िंदगियाँ बेहतर हुई हैं। ज़िंदगी अगर जो है ख़राब हुई है तो गरीब आदमी की हुई है, जिसको आज आटे का, दाने का, चीनी का, डालडे का, टमाटर का, बस ये उसकी एक परेशानी है कि जी मैं 2 वक्त का खाना कैसे खाऊं। तो इसके लिए जो है जी बहुत बड़ी ये गवर्नमेंट को चाहिए कि खुदारा, ये अभी आप देख लें बजट आया, इस बजट के अंदर मुझे आप ये बताएं कि जो लोग पहले से जो बिजनेस कम्युनिटी थी या तनख्वाहदार वाले लोग थे या जिन लोगों के कारोबार थे वो तो पहले भी टैक्स दे रहे हैं, तो इन्होंने उनके ऊपर जो है यानी और एक तलवार लहराई है जी कि आप फिक्स वाला भी इतना दे दो और इसको इतने % ग्रोथ दे दो। इनसे आप एक सवाल तो करें ना भाई साहब कि आप पिछले 4-5 साल में ये तो देखें कि आपने हमारी इंडस्ट्री का हशर क्या किया, आपने हमें कारोबार करने के काबिल छोड़ा है। इंडस्ट्रीज तो बंद हो रही है, इन्फ्लेशन रेट इतना बड़ा है कि 25 जुलाई 2018 को अगर किसी बंदे का 1 रुपये का कारोबार था तो आज इनकी नाकस पॉलिसियों की वजह से उसके लिए हमें 5 से 7 रुपये चाहिए। तो ये जो 500% 300% का जो इन्फ्लेशन की जद में हम लोग आए हैं, तो जो चीज़ हम 2 रुपये की बना रहे थे आज वो चीज़ 7 रुपये की बन रही है, तो हमारा सरमाया तो डूबा है, हमें मिला तो कुछ भी नहीं है। FBR वालों से कहें तो इतने इतने पर्चे पीछे भेजते हैं कि भाई ठीक है वैल्यूम लोगों के बिजनेस के हैं, अब ये देखो इनको बच क्या रहा है। तो उससे क्या हुआ, ये एक घर की स्टोरी है, 50 लोग काम करते थे, 20 लोग अपनी नौकरी से आप दो बैठे नहीं अफोर्ड कर सकते था। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम तो आपके उन लोगों का है जो ये पॉलिसीज बनाते हैं। अभी आप बजट का देख लें, बजट के अंदर ये डॉलर आपका किधर चला गया है? ये 4 साल पहले किधर था, ये आज से 20 दिन पहले किधर था जी? इस वक्त आपका 2 रुपये का टमाटर ज़मींदार के घर से चलता है तो बाज़ार में कस्टमर को 25 रुपये का मिलता है। तो ये जो 20 रुपये का जो फूलदान है, ये वो डीजल, वो प्राइस, वो किराए, वो फ्रेट, जो 3 रुपये किलो के पीछे खर्चा आता था आज 13 रुपये किलो के पीछे आता है। फिर आपका एक ज़रूरी मुल्क है, तो ज़राअत कहाँ गई? आज आपको ये ओस पड़ोस में अपना आप देख लें कि यहाँ पे आपको कल्टीवेटेड लैंड कितनी नज़र आ रही है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कल्टीवेटेड क्यों नहीं है, ये काश ये इतने ज़माने से लोग इसकी काश्तकारी क्यों नहीं करते? उसकी काश के ऊपर अगर 2 लाख रुपए खर्चा आता है तो जो वो बना रहा है, वो प्रोडक्ट निकाल रहा है, गंदम है, मक्की है, सब्जी है, वो मार्केट 50,000 रुपये में उसकी नहीं बिकती, तो वो 1.5 लाख रुपए कहाँ से एक साल में इनको ये बिजलियों के बिल और ये चीज़ें उसको दे गई। तो ये वो नाकिस प्लानिंग, नाकिस कारकर्दगी है। अदारे ज़रूर मौजूद हैं और बजट के अंदर इन्होंने माशाल्लाह हज़ारों सैकड़ों अरबों रुपए भी रखे हुए हैं, लेकिन उसका आउटपुट कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा। उसके साथ साथ आप देख लें कि इस वक्त हमारा जो ये रोना लगा हुआ है, बजट पेश भी हो गया, अवामी बजट था या नहीं था ये तो आने वाला वक्त 4-6 महीने के बाद बताएगा। पीछे सप्लीमेंट आने शुरू हो जाएंगे, ये आप देखना, ये 1 महीने के बाद ये सप्लीमेंट्री बजट आ गया जी। ये तो वो सप्लीमेंट्री में वो जो कुछ इन्होंने जिनके साथ जो किया हुआ है उसको इन्होंने फिलफुल तो करना है। वो किसने किया था? वो हमारे ही बहन भाई है ना जी, बाहर से तो कोई भी नहीं आया। आज अगर मैं हूँ, कल मेरी जगह आप हैं, आपकी जगह कोई और है तो यही के बचे दे रहे। जिम्मेदारियाँ तो हमारी हैं।
हम उठा के अदारों पे डाल दें, वो वाला अदारा ठीक नहीं था, वो वाले अदारे ने फलाना कर दिया। वो भाई वो अदारे भी हमारे हैं, वो बहन भाई भी हमारे ही हैं। तो सच और तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करना चाहिए। तो तनकीद, बुराई तनकीद भी अच्छी नहीं होती। हमें पार्ट होना चाहिए सोल्यूशन का। अब सोल्यूशन के लिए हमारे पास इतने अच्छे अच्छे माशाल्लाह इकोनॉमिस्ट हैं, और ये साबका गवर्नमेंट के एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनसे आज तक किसी ने ये सवाल नहीं किया कि भाई आपने एक बैंक बनाया था, ये यूनियन बैंक के ज़माने की बात है, उन्होंने ख़रीदा था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बना था। वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जब बना तो उन्होंने तो अरबों रुपए अपने बिजनेस में स्टैब्लिश किए। इसका मकसद ये है कि वो कॉम्पिटेंट आदमी तो है, तो अगर वो अपने कारोबार में कॉम्पिटेंट था तो यहाँ पे उसकी कॉम्पिटेंसी कहाँ चलेगी, जहाँ पे मुल्क, उसकी वजारत, उसकी आवाम, 22 करोड़ लोग। तो फाइनेंस जो है सर, ये तो हर घर, हर मुल्क, ये मुल्क हमारा घर है, हर घर की बैकबोन जो है वो तो मुआशरत और मुआशी वसाइल से। तो जब मुआशरत इक़्तिसादी तौर पे अगर हम लोग रगड़ा खा जाएं, एक घर का 50,000 का बजट है और उस बजट को जनरेट करने के लिए अगर आप वर्क नहीं करते हो तो फिर मुझे बताएं कि माँ सवाए वहाँ पे चख चख के परेशानियों के अलावा आपको क्या मिल रहा है। रिसेंटली अभी आपकी ये क्रॉप थी, मेज़ का टाइम है, चूँकि मेरा ताल्लुक हल्का फुल्का सा पोल्ट्री इंडस्ट्री के साथ भी है, फिशीज़ का कारोबार हम लोग खुद करते हैं। अब 200 रुपये का, पौने 200 रुपये का डीजल लांच में डाल के 70 आदमी उसके ऊपर, तो जाके आज उन व्यापारियों से सिंध और बलोचिस्तान में पूछे, करोड़ों अरबों रुपए कंपनियों के डूब गए, आज तक किसी ने पूछा कि एक चीज़ जो है वो नेचुरल समुंदर हमारे मुल्क का अल्लाह पाक ने इतने वसाइल हमें दिए हैं, लेकिन चूंकि प्रॉपर मैनेज नहीं किया इनका, उधर वहाँ पे इनकी सोच ही नहीं कि उसके साथ लाखों लोगों का कारोबार वाबस्ता है। आज वो व्यापारी गरीब 2-2 रुपए के लिए, वो मजदूर के पाँव में चप्पल नहीं है। इतना मुश्किल कारोबार है ये समुंदर का कि उस मजदूर अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा के जाता है वहाँ पे कैचिंग के लिए, और वापस जब आता है ये नुकसानात जब होते हैं, गवर्नमेंट का कोई हमारे सर के ऊपर इस कारोबार पे नहीं है, और वो गरीब वापसी पे किसी से किराया मांग के जूते अपने बेच के जाते हैं। यही हाल आपका ये मक्की का है। रिसेंटली इन्होंने, गवर्नमेंट ने इजाज़त दी एक्सपोर्ट की। कोई है माई का लाल जो इनसे पूछे कि एक तरफ से गंदम आती है, फिर आप उसको एक्सपोर्ट की इजाज़त देते हो, फिर वही 4 महीने बाद उसी को इम्पोर्ट करके अंदर ले आते हो। आज बड़ा गोश्त 800-900 रुपए किलो बिक रहा है, छोटा गोश्त 1800-2000 रुपए किलो बिक रहा है, और मुर्गी के लिए ये ख्वाहिश रखे हैं कि हमें 250 रुपए किलो मिले, जबकि इसकी ज़ाती का 350 रुपये फार्मर को घर में है, नॉर्मल फ्लॉक्स के अंदर 350 रुपये नॉर्मल 350 रुपये किलो कॉस्टिंग है। जब इसके ऊपर कोई वायरल हमला ना हो तो 5800 रुपये की फीड की बोरी, 5700 रुपये की, 5500 रुपये की दे के, तो वो जो आपके अरबों रुपए इस वक्त टेक्सटाइल के बाद सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर हुई है। जाए आज पोल्ट्री इंडस्ट्री का हाल देखें। हमारे दोस्त हैं, इतना बड़ा एक उनका इस, जिन्होंने 30 साल 40 साल इस कौम की खिदमत के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने लगाया, आज उस प्रोजेक्ट की हालत जाके देख लें, लोगों के पास स्टॉक नहीं। आज आपकी ये पिछले साल इन दिनों में 1400 रुपये में मक्की मन बिक रही थी, आज 2500 रुपये उसका रेट है, और वो भी हार्ड कैश के ऊपर नहीं मिल रही, बैंक हाथ नहीं रख रहे। तो फिर आप इससे अपनी इकोनॉमिक्स और अपने हालात का अंदाज़ा कर लें कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। अब सोल्यूशन क्या है कि देखें जी, इसके लिए जॉइंट हैंड गवर्नमेंट को चाहिए कि खुदारा हम हाथ जोड़ के कहते हैं, हमें रोड नहीं चाहिए, हमें रोड नहीं चाहिए, हमें गलियां पक्की नहीं चाहिए, हमें सीवरेज नहीं चाहिए, 10-20 साल तक नहीं चाहिए। खुदा का वास्ता है, ये अयाशियाँ छोड़ दो, ये अरबों रुपयों का ज़िया छोड़ दो, ये कर्जे लेने बंद कर दो, अपना पेट काटो। मकरूज आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं है माशरे के अंदर। ये कर्जे हम उस वक्त पे करेंगे जब हम अपनी ख्वाहिशात और अयाशियाँ बंद करेंगे। और एक मुसलमान के लिए तो जी, इस मुआशरे में मुसलमान के लिए तो ख्वाहिश की ज़िंदगी होती नहीं है। मुसलमान की कौन सी ख्वाहिश है? जो मुसलमान ख्वाहिशों की भीड़ की जद में आता है तो वो मुआशरा ख़त्म हो जाता है। हमारा यकीन है अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, हम लोग मुसलमान हैं, तो हमारी ये जो ख्वाहिशात फजूलियात जो है, इनका गला गोंद के जब तक अपनी ख्वाहिशात के ऊपर काबू नहीं करेंगे, हम कर्ज़े ख़त्म
नहीं कर सकते। आज ये डेवलपमेंट बजट इतने हज़ार के, इतने 100 अरब और ये फलाना इतने 100 अरब, भाई बात ही है सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी है, उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं है। हेल्थ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं है। एजुकेशन जो ज़रूरत है इस मुआशरे की उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन नॉन डेवलपमेंट जो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम लोग जिसके साथ गुजारा कर सकते हैं, वो हज़ारों अरबों, चारों सूबों का फेडरल का आप बना नहीं सकते, हज़ारों अरबों रुपए बनते हैं। तो यही पैसे उठा के लोगों के कर्जे देना, जब तक ये नहीं देंगे ये कर्जे की लानत ख़त्म नहीं होगी। आपकी ये परेशानियाँ मेरी, आपके बच्चों की, इस 22 करोड़ लोगों की, ये नौसत मुल्क से ख़त्म उस वक्त तक नहीं होगी। फिर एक इंसान जो मकरूज और सर मकरूज आदमी की कौन सी जिंदगी है? बाहर के मुआशरे में इन कर्जों की वजह से लोग हमारे साथ, सारी दुनिया को पता है कि लोगों के रवैये हमारे साथ क्या है कि ये कर बनते हैं। और फिर अपने सियासी इंतकाम, फलाना अच्छा था, फलाना बुरा था। मैं तो कहता हूं जी कि जो कुछ इस मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है या जो कर रहे हैं या जिनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, ये तो जुल्म है जी मुआशरे के साथ। ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। इनको खुदा का वास्ता दे के कहते हैं कि अल्लाह का वास्ता है। वो तुम लोग असम्बलियों में बैठे हुए हो, तुम लोग गरीब हो, तुम लोगों के अरबों रुपए की जायदादें हैं, तुम में से एक बंदा ऐसा नहीं है किसी गरीब घर से आया हुआ हो। करोड़ों रुपए के तुम लोगों के कारखाने, अरबों रुपए की इंडस्ट्री है। वो आपको तनख्वाह लेते हुए शर्म नहीं आती है? वो मेडिकल लेते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वो पेट्रोल लेते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम क्या प्लानिंग करोगे, क्या दोगे आने वाली इस नस्ल के लिए? तुम क्या कर रहे हो, क्या छोड़ रहे हो उनके लिए? तो इसलिए बात यह है जी, मायूसी गुनाह है। आज भी अगर हम अल्लाह की रहमत से अपना किबला दुरुस्त कर लें और जॉइंट हैंड हो कि ये किसी एक फर्द वाहिद का काम नहीं है। देखो अनएम्प्लॉयमेंट है तो सबके लिए। आप तो इधर एबटाबाद शहर में देख रहे हैं, जाए सिंध के अंदर देखें, खुदा की कसम लोग 2 टाइम की रोटी को तरस रहे हैं। आप इंडस्ट्रियल हब कराची को देखें, आज कारखाने बंद हुए, लोग सड़कों के ऊपर हैं, एक से दूसरे टाइम का उनके पास खाने के लिए नहीं है। यहां तक हालात क्यों आए? आखिर इसके पीछे को साल 2 साल तो नहीं है, ये तो बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। ये तो बीमारी काफी टाइम से थी, इन्होंने टैकल नहीं किया। आज 206 रुपए के डॉलर्स के ऊपर, अब मुझे बताएं ना, एक मिडिल क्लास आदमी तो मोटरसाइकिल नहीं रख सकता, गाड़ी तो बड़ी दूर की बात है। वो वाली क्लास तो खत्म ही हो गई है। वो मिडल वाले तो जो है वो तो खत्म हो गए, बराबर हो गए। इसलिए बात यह है जी कि गवर्नमेंट को चाहिए, ये बीमारी के इलाज पे टाइम लगेगा। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेन ऑफिस है, बाहर की दुनिया के साथ हमें रवाबत रखनी चाहिए। 70s में एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था, 70s के अंदर, और 60s-70s में जब अयूब खान साहब थे, तो तारीख को अगर आप देख लें तो हम भी छोटे से स्टूडेंट हैं उस हिस्ट्री के, कि जब ये इसी किस्म के हालात थे उस वक्त इंडस्ट्री तो नहीं ना, रेवोल्यूशन आया हुआ था इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री का। तो लोगों को क्या था, जो लोग कुछ करना चाहते थे उन्होंने बाहर की दुनिया से राब्ते किए। उस ज़माने में इंग्लैंड दुनिया गई है, सऊदीया गई है, उसके बाद आपकी जो है यूरोप के अंदर लोग यहीं से गए हैं, उन्होंने मेहनत की है इस मुल्क के लिए, उन्होंने पैसा वहाँ से भेजा है। अभी भी इनको चाहिए कि अपना कम से कम ये इसका स्टैटिस्टिक्स देख लें। हमारे नौजवान हैं, इनका फ्यूचर डार्क में जा रहा है, इनके लिए बाहर की मुलाजमतों का काम करें, अपनी इंडस्ट्रीज़ को जो है उसको फैसिलिटेट करें। अब आज की बिजली के जो नर्ख चल रहे हैं जी, इसमें कौन सा कारखाना, मैं भी एक कारखानेदार हूँ, कौन सा कारखाना इस बिजली के बिल के ऊपर चलेगा जी कि आपकी एनर्जी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, बिजली है भी नहीं है, जनरेटर चलाने पड़ते हैं। इस कास्ट के ऊपर आप पर यूनिट उसको क्या कैलकुलेट करोगे, कहाँ से मार्केट करोगे? कराची से आज आपके इस्लामाबाद, एबटाबाद का फ्रेट जो है, भले वहाँ से केले आए, सब्जी आए या कुछ सामान आए बाहर से आते, तकरीबन जो है 8 से लेके 11,000 रुपये टन उसकी कास्टिंग बन रही है। इसका मकसद ये 30 रुपए की चीज़ अगर 10 किलो है तो वो 42 रुपए में तो आपको उसकी लोडिंग अनलोडिंग यहाँ पड़ रहा है। तो वो 30 वाली 50 आज इसलिए हुई है। पाम ऑयल आपका सारा बाहर से आता है। $206 में जब आप उसको पे करोगे तो डालडा तो फिर आपको ओवरनाइट 300 रुपये किलो महंगा नजर आएगा ना जी। इसके पीछे कारखाने वाला भी मजबूर है, उसकी पर यूनिट कास्ट बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई है, टैक्सेस बढ़ गए हैं। तो ये किताबें और ये फिजिबिलिटी हैं और ये कागज़ काले करने से तो सर ना मुआशरे का पेट भरता है और ना ये परेशानी ख़त्म होती।
अगर इन परेशानियों से निजात चाहिए, एक कंक्रीट किस्म की हमारे जितने अदारे हैं, मोहतरम अदारे हैं, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग मौजूद हैं, अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, इनके अपने बैंक इतने फ्लरिश कर रहे हैं, तो इस मुल्क की इंडस्ट्री क्यों तबाह हो रही है? आवाम की ज़िंदगी पिछले दिन से क्यों ख्वार हो रही है? उसके लिए इनको चाहिए ये सब मिल बैठ के पहले तो कोशिश करें इस मुल्क के कर्जे से निजात लें। IMF इनको पैसे और देता ही नहीं देता, इसकी इस कर्जे की ख्वाहिश। अल्लाह बारी ताला के आगे मेरी दुआ है जी कि ये जो कर्ज लेने वाली जो लानत है, अल्लाह पाक इससे हमें आज़ाद करें, और इसके लिए इसको ये जो है ये मुंह को बंद करें, मजीद कर्जों का बोझ न डालें। अनडेवलपमेंट और ये जो डेवलपमेंट रोडों और इन चक्रों में जो ये अरबों रुपए ज़ाया करें जी, हमें और 20 साल के लिए ये टूटे फूटे रोड चाहिए जी, ये पैसे जमा करें जी, ये उनसे अपनी जान छुड़ाएं। उसकी वजह के चंद दिन पहले मैं एक बाहर के किसी बंदे का एक इंटरव्यू सुन रहा था जी, तो उसने हवाला दिया जी अफ्रीकन कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जितनी थी, कि भाई ये लोग ग्रो क्यों नहीं करते? तो उसने सिंपल कहा जी, उसने कहा टैक्सेस। उसने कहा टैक्सेस क्या? उसने कहा टैक्सेस इतने हैं कि उनका इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता जितना उनको टैक्स की मद में जो है वो सूद समेत पे करना पड़ता है, लिहाजा वो घुटनों के बाल हैं, वो तरक्की नहीं कर सकते। तो ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सर इकॉनमी ये थोड़ा सा पेट पे पत्थर बांधे, इसको पे बैक करें, मज़ीद अपने हाथों के ऊपर जो है ये कंट्रोल करें, मज़ीद कर्जे ना लें, इस कर्जे की लानत से जी ये जान छुड़ाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको अल्लाह की रहमत से दावे से कहता हूँ जी कि 5 साल 10 साल के बाद आपका और मेरा ये मुल्क किसी और जगह पे होगा। अल्लाह की रहमत है, हर चीज़ से जो है माला माल है जी। अगर नहीं है तो प्लानिंग नहीं है और उसके लिए प्रॉपर पॉलिसीज़ नहीं है, अगर हैं तो उसके ऊपर अमल दरामद कोई नहीं है। दुरुस्त, बहुत शुक्रिया मलिक जमील हुसैन साहब ने बड़ी जामे अंदाज में ये बात बताई कि मुल्क को इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है उसमें सबको अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा, चाहे वो कोई टीचर है, फिर चाहे वो कोई ताजर है, फिर चाहे वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, फिर चाहे वो कोई फौजी है, फिर चाहे वो कोई आम सिपाही है, वो कोई सरकारी मुलाजिम है, या वो कोई प्राइवेट मुलाजिम है, या वो जर्नलिस्ट है, या वो कोई माजूर है, वो कुछ भी है, उसने अपने अपने हिस्से का वज़न उठाना है। जब हम अपने अपने हिस्से का वज़न उठाएंगे तो ये मुल्क आगे चलेगा और अगले 10 से 20 सालों में ये मुल्क दुनिया में सफ़े अव्वल में नज़र आएगा। आज बेरोज़गारी इतनी हो गई है और मुझे ये समझ नहीं आती कि इस वक्त तक जो मेरी याद में है वो 88 से लेके आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने रोज़गार पैदा करने के लिए कोई भी नई पॉलिसी लॉन्च नहीं की है। जब आज आप कोई कर्जा देना चाह रहे होते हैं जो बिलासूद होता है, या आप स्मॉल बिजनेस के हवाले से जब आप कर्जा देना चाह रहे होते हैं तो उसकी शराइत को इतना सख्त रख दिया जाता है कि आम बंदा जो है उसकी पहुंच से वो बाहर हो जाती है और वो उस लोन को ले नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि हम जब डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं, वहाँ जब कोई लोन लेता है तो उसको लोन के साथ ट्रेनिंग दी जाती है, उसको बताया जाता है आपने कौन सा बिजनेस करना है और पूरे उनको रास्ते दिखाए जाते हैं, फिर उनकी हर मुमकिन हेल्प की जाती है। मैं गवर्नमेंट से और तमाम इदारों से, इस मुल्क के तमाम बाशिंदों से, अपने सियासी अकाबरीन से, चाहे वो किसी भी जमात से तल्लुक़ रखते हैं, उनसे सब से ये इल्तिजा करता हूँ कि आइए सब मिल के इस मुल्क को आगे लेके जाने में अपना अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया मलिक जमील साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आबशार न्यूज़ से नासिर अब्बासी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।